नमस्कार साथियों। आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत एक युद्ध का सामना कर चुका था, लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही भारत को एक युद्ध का सामना और करना पड़ा, जिसे इंडो चाइना या सिनो इंडिया वॉर कहते हैं। तो क्या इस युद्ध में नेहरू जी की गलती थी या फिर कोई और कारण था? अगर क्या उस समय के तात्कालिक रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन अगर भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को युद्ध में हिस्सा लेने की इजाज़त दे देते तो क्या भारत यह युद्ध जीत सकता था या नहीं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RK शर्मा ऑफिशियल पर। तो जो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, इसका मेन रीज़न बॉर्डर डिस्प्यूट को माना जाता है। हालांकि इसके होने के कुछ तात्कालिक कारण भी थे, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। शुरुआत से ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर्स को लेकर कोई सीरियस टॉक्स नहीं हुई थी, जिससे स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। सबसे पहले 1865 में, जिस समय भारत में अंग्रेजों का राज था, उस समय भारत में एक सर्वे होता है, ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें भारत और चीन के बीच जॉनसन लाइन को बॉर्डर निर्धारित किया जाता है, जिसमें अक्साई चीन भी भारत के अंदर ही आता था, जो आज चीन के कब्जे में है। चीन कहता है कि जो अक्साई चीन है वो सिंजियांग प्रोविंस का दक्षिणी हिस्सा है। हालांकि चीन कहता है कि जिस समय सर्वे हुआ था उस समय उससे पूछा नहीं गया था। उससे इसलिए नहीं पूछा गया था क्योंकि जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय सिंजियांग प्रोविंस जो था वो चीन के कब्जे में नहीं था, ये जुंगर डायनेस्टी के कब्जे में था, और बाकी बचे हुए चीन के हिस्से में चिंग डायनेस्टी का राज था। हालांकि 1878 में एक विद्रोह होता है, जिससे सिंजियांग प्रोविंस दोबारा से चिंग डायनेस्टी के कब्जे में चला जाता है, और 1884 में सिंजियांग चाइना का एक प्रोविंस बन जाता है, और 1892 में अक्साई चीन पर चीन कब्जा कर लेता है, यह बताते हुए कि जो अक्साई चीन है वो सिंजियांग का दक्षिणी हिस्सा है, और काराकोरम दर्रे के पास से एक लाइन खींच देता है, जिसे वह भारत और चीन के बीच बॉर्डर मान रहा था। हालांकि इसके कुछ समय बाद 1894 में ब्रिटिश भारत में क्लाउड मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका काम था भारत और चीन के बीच बॉर्डर निर्धारित करना। तो इस कमेटी के थ्रू भारत और चीन के बीच मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को बॉर्डर माना गया। लेकिन जब ये बात चीन को बताई गई तो चीन ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो अक्साई चीन है वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो चीन इस चीज़ को लेकर उतना ज़्यादा खास कंसर्न था नहीं। लेकिन अब भी जो चाइना वाले थे वो काराकोरम दर्रे के पास से खींची गई लाइन को ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर मान रहे थे, और जो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स थे वो मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को भारत और चीन के बीच बॉर्डर मान रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि युद्ध की स्थितियाँ कैसे बनती जा रही थी, और फाइनली 1911 में चीन से चिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो जाता है, और इसके एक साल बाद 1912 में तिब्बत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और 1914 में भारत और तिब्बत के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसे शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। यह एग्रीमेंट उस समय के ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट में भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा को बॉर्डर माना गया था। हालांकि चीन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके रिजेक्ट करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, जब उस समय तिब्बत चीन के कब्जे में था ही नहीं। और फाइनली माओ जेडांग के लीड में 1949 में चाइना में सिविल वॉर का एंड होता है, और इसके साथ साथ 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन होता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। बट इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस The issue of Aksai Chin was unresolved till now. And 1950 में भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हो जाते हैं। क्योंकि दोनों देश अभी हाल ही में आज़ाद हुए थे, तो नेहरू जी चीन के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहते थे, ताकि भविष्य में कोई इश्यू ना हो। और इसी समय 1950 से लेकर 1951 तक चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत ने कहा भी कि ये गलत है, लेकिन चीन ने कुछ भी नहीं सुना, और इसी समय से चीन ने अक्साई चीन वाले रीजन में मिलिट्री को भी डिप्लॉय करना चालू कर दिया था। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के बीच कोई भी इश्यू हो, तो इसी के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
चीन के साथ पंचशील एग्रीमेंट कर लिया। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी दिया था। पंचशील एग्रीमेंट में 5 बातें कही गई थी, जिनमें से पहली थी कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, और दूसरी थी दोनों देशों को समान लाभ हो, इसका भी दोनों देश ध्यान रखेंगे, और तीसरी थी कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, और चौथी थी कि कोई भी देश किसी भी देश पर पहले एग्रेशन नहीं करेगा, और पांचवी थी कि कोई भी देश दूसरे देश की इंटरनल मैटर पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके चलते जब भी भारत तिब्बत के मामले पर कुछ बोलता तो चीन कहता कि ये चीन का इंटरनल मैटर है। और 1959 में चाइनीज़ आर्मी ने दलाई लामा को तिब्बत में मारने की कोशिश की, जिससे दलाई लामा भारत में शरण लेने चले आते हैं और भारत इन्हें शरण दे देता है। ये बात चीन को पसंद नहीं आती है और सितंबर 1959 को चाइना एक डिस्प्यूटेड मैप जारी करता है, जिसमें उसने अक्साई चिन और नेफा, अरुणाचल प्रदेश को 1972 से पहले नेफा ही कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो जब इन दोनों क्षेत्रों को चाइना ने अपने मैप में दिखा दिया तो भारत ने साफ साफ इस मैप को रिजेक्ट कर दिया। और चाइना इसी समय एक रोड का कंस्ट्रक्शन भी कर रहा था, सिंजियांग तिब्बत रोड, जो कि अक्साई चीन से होकर जाती थी। इसका कंस्ट्रक्शन 1953 में शुरू हुआ था और भारत को 1957 में इसके बारे में पता चला था। तो जब ये मैप भारत को पता चला तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच मीटिंग हुई। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से झोंग एनलाई, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों के बीच जब मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में कोई भी हल नहीं निकला और 1961 में चाइना ने आर्मी को मैकमोहन लाइन के पास डिप्लॉय करना चालू कर दिया था, क्योंकि ये युद्ध 2 फ्रंट्स पर लड़ा गया था, जिनमें से पहला था अक्साई चीन वाला रीजन, जिसे हम वेस्टर्न थिएटर कह सकते हैं, और दूसरा है नेफा और सिक्किम वाला रीजन, जिसे हम ईस्टर्न थिएटर कह सकते हैं। तो ईस्टर्न थिएटर मैकमोहन रेखा के पास चीनी आर्मी गश्त करना चालू कर देती है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में एंट्री कर देती है, और चीनी आर्मी ने वहाँ पर चौकियाँ बनाना शुरू कर दिया। तो बदले में भारतीय सैनिकों ने चीनी चौकियों के पीछे अपनी चौकियाँ लगाने शुरू कर दी, जिससे चीनी सैनिकों की आपूर्ति में कटौती की जा सके, जिससे वो पीछे लौट सके। तो इसे फॉरवर्ड पॉलिसी का नाम दिया गया। अगस्त 1962 में चीनी सैनिकों ने मैकमोहन रेखा के पास गोला बारूद का भंडारण कर लिया था और अगस्त के लास्ट तक चीनी सैनिक थगला रिज पर कब्जा करने के लिए बढ़ चुके थे। थगला रिज जो कि भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है और मैकमोहन रेखा के दक्षिण में है, मीन्स भारत में है। तो रास्ते में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। तो जब मीडिया ने नेहरू जी से पूछा तो नेहरू जी ने कहा कि भारतीय सैनिकों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो हमारे क्षेत्र को फ्री कराएं। हालांकि अब तक सैनिकों के पास तक कोई भी निर्देश नहीं पहुंचे थे और फाइनली 11 सितंबर 1962 को जब भारतीय सैनिकों को यह क्लियर होता है कि उन्हें गोली चलाने की अनुमति है तो भारतीय सैनिक थगला रिज की ओर निकलते हैं। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि जो चीनी सैनिक थे वो अगस्त में ही थगला रिज की ओर निकल चुके थे। तो जब 35 किलो वजन के साथ भारतीय सैनिक नमकाचू रिवर पर पहुंचते हैं तो नमकाचू रिवर के काफ़ी हिस्से पर चीनी सैनिक पहले से ही कब्जा कर चुके थे। नमकाचू रिवर जो कि थगला रिज के दक्षिण में है, मीन्स यह भी भारत में है। और 20 सितंबर 1962 को चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर ग्रेनेड्स फेंके और गोलियां भी चलाई। तब से बचे हुए सितंबर के दिनों में ये झड़पें लगातार चलती रहती हैं। 5 अक्टूबर 1962 को ब्रिगेडियर मोहन कौल ने कुछ ट्रूप्स को नमकाचू घाटी को सिक्योर करने के लिए नियुक्त किया और ठीक इसके 5 दिन बाद 10 अक्टूबर 1962 को 50 भारतीय सैनिकों को 1000 चीनी सैनिकों का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं और बचे हुए सैनिकों को वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि चीनी सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को तीनों तरफ से घेर लिया था। तो वापस लौटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झोंग एनलाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं निकला। इधर से भारतीय सैनिक तो आश्वस्त थे कि इधर से कोई हमला नहीं होगा,
तो हमने युद्ध की तैयारियां भी नहीं की थी। लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को सुबह 5 बजे भारतीय सैनिकों के ऊपर चीनी सैनिकों ने बड़ी तादाद में हमला कर दिया। ये हमला थगला रिज से हुआ था और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर चीनी सैनिकों ने सांगली पर कब्जा कर लिया। सांगली जो कि थगला रिज और नमकाचू रिवर के बीच में था। यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट के जवान तैनात थे, जिनमें से काफ़ी जवान शहीद हो जाते हैं। और सुबह 8:30 बजे तक चीनी सैनिकों ने सांगधा रिज पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ पर राजपूत रेजिमेंट के 513 जवान तैनात थे, जिनमें से 283 जवान तो शहीद हो जाते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 90 जवान को बंदी बना लिया जाता, जिनमें से लेफ्टिनेंट कर्नल आलूवालिया, लेफ्टिनेंट कर्नल तिवारी और ब्रिगेडियर दलवी शामिल थे। ये लोग इसलिए नहीं बंदी बनाए गए थे क्योंकि ये कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए बंदी बनाए गए थे क्योंकि चीनी सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और ये युद्ध ईस्टर्न थिएटर पर कुछ दिन और चला। उसके बाद चीनी सैनिकों ने भारत की सारी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके साथ साथ चीनी सैनिकों ने वेस्टर्न थिएटर अक्साई चिन पर भी भारत की सैन्य चौकियों पर हमला करना चालू कर दिया। क्योंकि उस समय वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद पड़ा था, तो भारतीय सैनिकों को आगे भेजा गया कि जाओ भाई देख के आओ जा करके वहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि चीनी सैनिक तादाद में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थे, तो चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर बड़ी तादाद में हमला कर दिया और ऑलमोस्ट जितने जवान इधर से भेजे गए थे सारे जवान शहीद हो जाते हैं। 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों ने रेजांगला पर हमला कर दिया, जहां पर केवल 123 जवानों की टुकड़ी तैनात थी, जिसे लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, जो कि कुमायूं रेजिमेंट से थे। मेजर शैतान सिंह युद्ध के दौरान इनके हाथ में गोली लग जाती है और इनके पेट में भी एक गोली लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 1300 चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए और अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया और मशीन गन के ट्रिगर से रस्सी बांधकर और उसी रस्सी को अपने पैरों से बांधकर फायरिंग चालू रखी थी। और ये युद्ध में अंतिम सांस तक लड़े थे और अंततः इन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इनकी इसी बहादुरी के लिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह। और अब तक चीन जहां तक कब्जा करना चाहता था वो कर चुका था। तो 19 नवंबर 1962 को झो एनलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और 24 घंटे बाद जब ये पत्र दिल्ली पहुंचा तो पूर्णतः युद्ध समाप्त हो गया। और झो एनलाई ने कहा था कि जैसे ही सीज फायर होता है वैसे ही चीनी सेना ने जहां तक कब्जा किया है चीनी सैनिक उससे 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। हालांकि चीन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अरुणाचल प्रदेश से तो पीछे हट गया, लेकिन आज तक अक्साई चिन से पीछे नहीं हटा। आज भी अक्साई चिन चाइना के कब्जे में ही है। भारत और चीन के बीच अक्साई चिन में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर बनाती है। उस समय के राजनेता, उस समय के तात्कालिक रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन से पूछ रहे थे कि आपने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को युद्ध में हिस्सा लेने का आदेश क्यों नहीं दिया, ताकि कैजुअल्टीज भी कम होती और भारत युद्ध जीत भी सकता था। हालांकि चाइना भी भारत के आंतरिक शहरों पर हमला कर सकता था। इसके चलते कृष्णा मेनन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस युद्ध में 20,000 भारतीय सैनिकों ने 80,000 चीनी सैनिकों का सामना किया था और अंततः चीन की विजय होती है। इस युद्ध में भारत को हार दिलाने वाले कई रीजन्स थे, जिनमें से पहला था उस समय भारतीय सैनिकों के पास हथियारों की कमी थी और हम युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थे, जिससे बॉर्डर एरियाज में सैनिकों की कमी थी। और दूसरा था चीन ने अचानक हमला कर दिया, जिससे हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। और तीसरा था हमारे बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, जिससे मिलिट्री के मोबिलाइजेशन में मदद नहीं मिल सकी। हालांकि अब तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बॉर्डर एरियाज का ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। जैसे अभी हाल ही में सेला टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सिर्फ उन्हीं विलेजेस को डेवलप किया जा रहा है जो बॉर्डर एरियाज से लगे हुए हैं। और LAC के पास दौलत बेग ओल्डी, धारासू, टूटिंग
पासीघाट जैसे लैंडिंग ग्राउंड्स को भी डेवलप और एडवांस किया गया है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स वहाँ पर लैंड कर सकें। और चौथा रीज़न था कि उस समय हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं प्राप्त था। और बाकी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आज तक भारत और चीन के बीच लगभग 19 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। नो डाउट हमें अक्साई चीन को वापस लाना है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि चाइना आज 20 ट्रिलियन US डॉलर की इकॉनमी होल्ड करता है और वहीं इंडिया 3.75 ट्रिलियन US डॉलर की इकॉनमी होल्ड करता है। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी हमें हथियारों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए कि भारत को अभी और कौन कौन से पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। And also, if you want to follow me on Twitter and WhatsApp for being updated, so link is in description. Go and follow me. मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।